नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने संज्ञा प्रकरण के अंतर्गत संज्ञा सूत्रों को लेकर के चर्चा की थी। आज हम आगे के जो हमारे संज्ञा सूत्र है उनको लेकर के चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आगे का जो आज हमारा संज्ञा सूत्र है वह है संहिता संज्ञक सूत्र। संहिता संज्ञक सूत्र। अब देखिए संहिता संज्ञक सूत्र कौन सा है, तो हमारा जो सूत्र आता है वह है आदि रंतेन संहिता। आदि रंतेन संहिता, तो ये संहिता संज्ञक सूत्र है। संहिता संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा होगा? आदि रंतेन संहिता। तो इसके अंतर्गत हमारे 3 प्रश्न बनते हैं और तीनों प्रश्नों का जो उत्तर होगा वह हमारा एक ही होगा। तो एक तो प्रश्न हमारा ये बनता है कि संहिता संज्ञक सूत्र कौन सा है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा आदि रंतेन संहिता। इसके अलावा यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए प्रत्याहार विधायक सूत्र, प्रत्याहार विधायक सूत्र कौन सा है, तो हमारा जो आंसर होगा वह भी कौन सा होगा? आदि रंतेन संहिता होगा। और इसके अलावा यदि आपसे एक और प्रश्न पूछ लिया जाए हल संज्ञक सूत्र कौन सा है, तो वह भी हमारा आदि रंतेन संहिता होगा। संहिता संज्ञक सूत्र आदि रंतेन संहिता, प्रत्याहार विधायक सूत्र ये भी हमारा आदि रंतेन संहिता होगा, और हल संज्ञक सूत्र तो ये भी हमारा आदि रंतेन संहिता ही होगा। प्रत्याहार विधायक सूत्र इसलिए कहा गया है क्योंकि इस सूत्र के द्वारा हमारे प्रत्याहारों का निर्माण होता है। प्रत्याहारों का जो निर्माण होगा वह आदि रंतेन संहिता यह सूत्र करता है। हल संज्ञक इसलिए कहा गया है क्योंकि जब यहाँ हम प्रत्याहार का निर्माण करते हैं तो अंतिम जो अक्षर होता है हमारा वो कैसा होता है? हल वर्ण होता है। इसलिए यहाँ हल संज्ञक सूत्र भी आदि रंतेन संहिता होता है। तो 3 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। संहिता संज्ञक सूत्र तो आंसर होगा आदि रंतेन संहिता। ये पूछा जाए कि प्रत्याहार विधायक सूत्र कौन सा है, तब भी हमारा आंसर होगा आदि रंतेन संहिता। और यदि पूछा जाए हल संज्ञक सूत्र कौन सा होता है, तब भी हमारा आंसर होगा आदि रंतेन संहिता। अब देखिए सूत्र कहता क्या है, तो इसके बारे में हम जानते हैं। आदि रंतेन संहिता, तो देखिए ये कहता है आदि, मैं वापस से लिख देता हूं इसको, आदि रंतेन संहिता। ये जो सूत्र है ये क्या कहता है, तो देखिए अंत्य, इसमें एक शब्द है आदि और एक है अंत्य अर्थात अंतिम। तो ये सूत्र जो है इसका अर्थ होता है कि अंत्य अर्थात अंतिम इत संज्ञक वर्ण से युक्त आदि वर्ण, आदि का मतलब होता है प्रारंभिक वर्ण, आदि वर्ण, मध्य के वर्ण एवं स्वयं की संहिता संज्ञा का बोधक होता है। देखिए ये क्या कहता है सूत्र कि अंतिम इत संज्ञक वर्ण से युक्त, इसका मतलब हुआ कि अंतिम जो वर्ण होगा हमारा वो कैसा होगा? इत संज्ञा वाला होगा, जिसकी इत संज्ञा हो सकती है, ऐसा वर्ण यहाँ पर होगा। फिर कहता है आदि वर्ण, इसका मतलब प्रारंभ में जो वर्ण होता है वह वर्ण। और फिर कहता है मध्य के वर्ण, इसका मतलब है इस आदि वर्ण और इस अंतिम वर्ण, इन दोनों के मध्य के जो वर्ण होते हैं, एवं स्वयं की, स्वयं का मतलब है इस इत संज्ञक जो वर्ण होता है इसकी संहिता संज्ञा का बोधक होता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा आदि वर्ण भी शामिल है,
अंतिम वर्ण भी शामिल है और इन दोनों वर्णों के बीच के जो वर्ण है, मध्य के जो वर्ण है, वो भी शामिल है। तो इस प्रकार से इन संपूर्ण वर्णों की क्या होती है, संहिता संज्ञा होती है। और जब इस प्रकार से हम जब निर्माण करते हैं तो हमारे पास किसका निर्माण हो जाता है, प्रत्याहार का निर्माण होता है। तो प्रत्याहार क्या होता है कि हमारे सामने आदि वर्ण होता है और अंतिम वर्ण होता है और उन दोनों के मध्य के वर्ण हम वहाँ पर ज्ञात करते हैं। माहेश्वरी सूत्रों से हमें पता लगता है कि उसके मध्य में कौन कौन से वर्ण होंगे। तो ये जो सूत्र है ये क्या कहता है कि अंतिम इत संज्ञक वर्ण से युक्त आदि वर्ण, मध्य के वर्ण एवं स्वयं की संज्ञा का बोधक होता है। तो इससे हमारे एक प्रत्याहार का निर्माण होता है। इसीलिए वो प्रश्न किया गया था कि प्रत्याहार विधायक सूत्र कौन सा है, तो वो कौन सा होगा, आदि रंतेन संहिता। जैसे हम इसको उदाहरण से स्पष्ट करें, यदि मैं कहूं अच, तो अच देखिए यहाँ पर हमें अंतिम वर्ण है एक, वो कैसा है, इत संज्ञक है, क्योंकि यहाँ इसकी क्या होती है, इत संज्ञा होती है। तो इत संज्ञक वर्ण से युक्त, फिर कहता है आदि वर्ण, आदि का मतलब होता है पहला वर्ण, प्रारंभिक जो वर्ण होता है, तो आदि वर्ण एवं मध्य के वर्ण। अब देखिए अच जो होता है उसका मतलब क्या होता है कि ये जो अच होता है इससे तात्पर्य होता है ए से लेकर के च तक के जो हमारे वर्ण होंगे वो क्या कहलाएंगे, अच कहलाएंगे। तो इसमें कौन कौन से वर्ण शामिल होंगे, तो हम क्या करेंगे, माहेश्वरी सूत्रों में जब देखेंगे तो वो वर्ण आते हैं ए, ई, उ, री, ली, ए, ओ, आई और औ। और ये हम यहाँ तक, ये इसका तात्पर्य होता है ऐसी स्थिति होती है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ देखेंगे कि इत संज्ञक वर्ण से युक्त है, अर्थात ये जो वर्ण है ये हमारा इत संज्ञक होता है। और हमने पढ़ा था पिछली क्लास में कि जिस किसी की भी इत संज्ञा होती है उसका लोप हो जाता है, तो हम इसका यहाँ क्या कर देंगे, लोप। तो हम इसको यहाँ काउंट नहीं करेंगे, लेकिन स्थिति इस सूत्र के अनुसार यहाँ पर इत संज्ञक वर्ण है। फिर कहता है आदि वर्ण, तो ये हमारा हो गया आदि वर्ण। फिर कहता है मध्य के वर्ण, अर्थात इस आदि वर्ण और इस अंतिम वर्ण के मध्य के जो वर्ण होते हैं वो देखिए ये हुआ। फिर कहता है स्वयं की, स्वयं का मतलब इस इत संज्ञक वर्ण की, इन सभी वर्ण, अभी इसमें सारे वर्ण शामिल हो गए। तो इस प्रकार से इन संपूर्ण वर्णों की क्या होती है, संहिता संज्ञा होती है। तो देखिए इस प्रकार से हमारे एक प्रत्याहार का निर्माण भी होता है। प्रत्याहार में हम क्या करते हैं, प्रारंभिक अक्षर लेते हैं और अंतिम अक्षर लेते हैं, उन दोनों को मिलाकर के हम एक प्रत्याहार बोलते हैं, जिस प्रकार से ये अच बन गया। इसी प्रकार से अगर हम देखें हल, हल का मतलब क्या हुआ, है से लेकर के ले तक के जो वर्ण होते हैं वो सारे के सारे हल वर्ण होते हैं। तो यहाँ है से हम प्रारंभ करेंगे तो है इसमें आदि वर्ण है, ले जो है वो इत संज्ञक अंतिम वर्ण है। तो इनके मध्य में जो भी वर्ण होंगे वो सारे के सारे हम माहेश्वरी सूत्रों से पता लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से इस सूत्र के द्वारा, संहिता संज्ञक सूत्र के द्वारा हमारे किसका निर्माण होता है, प्रत्याहारों का निर्माण होता है। तो इस प्रकार इन समस्त वर्णों की कौन सी संज्ञा होती है, संहिता संज्ञा होती है। तो संहिता संज्ञक सूत्र कौन सा है, आदि रंतेन संहिता। तो इसका अर्थ होता है अंतिम इत संज्ञक वर्ण से युक्त आदि वर्ण, मध्य के वर्ण एवं स्वयं की संज्ञा का बोधक होता है। जैसे हम उदाहरण से करें तो अच हो सकता है, अल हो सकता है, जितने भी हमारे प्रत्याहार हैं वो सारे के सारे इसमें शामिल होते हैं, क्योंकि इस सूत्र की सहायता से प्रत्याहारों का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से ये जो हमारा सूत्र था संहिता संज्ञक सूत्र। अब हम अगला सूत्र करते हैं। अगला जो सूत्र है हमारा, संज्ञा सूत्र जो है वो है संहिता संज्ञक सूत्र। अब देखिए नाम में अंतर है थोड़ा, संहिता संज्ञक सूत्र। अभी हमने पढ़ा था संहिता और ये है संहिता, तो दोनों में अंतर है। संहिता जो शब्द होता है उसका अर्थ होता है संधि, संहिता का अर्थ होता है संधि। तो संहिता संज्ञक, संहिता संज्ञा करने वाला जो सूत्र है वो है हमारा परः
सन्निकर्षः संहिता। परः सन्निकर्षः संहिता। अब देखिए क्या है, परः, परः का मतलब क्या होता है, जो अलग अलग हो, और सन्निकर्ष का मतलब क्या होता है, समीप आना, पास में लाना। तो जो अलग अलग हैं उनको समीप लाना ही क्या होता है, संहिता होता है, अर्थात वह संधि होती है। संधि में हम यही कार्य करते हैं कि जो दो वर्ण होते हैं अलग अलग, उनको हम क्या करते हैं, समीप लेकर के आते हैं। तो इन्हीं की क्या होती है, संहिता संज्ञा होती है। जो अलग अलग हैं उनको समीप लाना ही क्या कहलाता है, संहिता कहलाता है। तो इसका हम अर्थ करते हैं तो कहते हैं कि वर्णों की अत्यधिक समीपता की संहिता संज्ञा होती है। वर्णों की अत्यधिक समीपता की संहिता संज्ञा होती है। जैसे हम उदाहरण से स्पष्ट करें, जैसे हमारे पास है सुधि प्लस उपास्य, ऐसी स्थिति है। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर संहिता संज्ञा किन किन वर्णों की होगी। अब हम अगर इनको अलग अलग करें, क्योंकि हमें पता है कि संधि जो होती है, जो हमारा प्लस का निशान होता है, उसके आसपास जो दो वर्ण होते हैं उन्हीं के मध्य में संधि होती है। तो यहाँ पर क्या है, इस प्लस से पहले क्या है, ई है, और इस प्लस के बाद में क्या है, ऊ है। तो यहाँ पर संधि का कार्य हमारा होगा। तो यहाँ स्थिति हम देखते हैं तो हमारे सामने यहाँ कैसी संधि बन रही है, यण संधि हो रही है। तो यण संधि से हम क्या करेंगे, इस ई के स्थान पर यह आदेश कर देते हैं। तो हमारे सामने स्थिति आती है यह और उ। तो अब ये जो सूत्र है, संहिता संज्ञक सूत्र, परः सन्निकर्षः संहिता। तो प्रश्न ये पूछ लिया जाए कि इस शब्द में किन वर्णों की संहिता संज्ञा होती है, तो हमारे सामने ये दो वर्ण आते हैं जिनकी क्या होगी, संहिता संज्ञा होगी। क्योंकि हम इन्हीं को क्या करेंगे, सन्निकर्ष करेंगे, इन्हीं को हम समीप लेकर के आएंगे। हमारे पास स्थिति इस प्रकार से होती है, सु ध, जब हमने ई बाहर निकाल लिया बड़ा, तो यहाँ ध आधा बचा, उसके बाद है उ पा श और ये स्थिति होती है हमारे पास। अब देखिए, हमने यण संधि से ई के स्थान पर क्या कर दिया, यह कर दिया। तो हमारी स्थिति क्या बन गई, सु ध य उ पा श, ये स्थिति बन गई। अब हम क्या करते हैं, इनका वर्ण सम्मेलन करते हैं, आपस में हम इनको मिलाते हैं। तो ये शब्द क्या बन जाता है, सुध, ये आधा है, आगे स्वर है तो स्वर आकर के हमेशा उसमें मिलेगा। तो ये में ऊ हमारा मिल गया, और जो स्थिति बची हुई है उसको वैसा का वैसा हम लिखते हैं और विभक्ति कार्य करते हैं। तो शुद्धोपास्यः इस प्रकार से बनता है। तो यहाँ देखिए, संहिता किनकी हुई है, ये और ऊ की। आपस में सन्निकर्ष कौन हुए हैं, ये और ऊ हुए हैं। तो वो दोनों मिलकर के देखिए क्या बन गए, यू बन गया है। तो यही क्या है, संहिता संज्ञक वर्ण है। तो यहाँ ये सूत्र कहता है परः सन्निकर्षः संहिता, कि वर्णों की अत्यधिक समीपता ही क्या होती है, संहिता होती है, उन्हीं की संहिता संज्ञा होती है। तो जो दो अलग अलग वर्ण हैं वो समीप यदि आते हैं तो उन दो वर्णों की कौन सी संज्ञा होती है, संहिता संज्ञा होती है, और वो आपस में एक वर्ण हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये जो हमारा सूत्र था, परः सन्निकर्षः संहिता, कि वर्णों की अत्यधिक समीपता की संहिता संज्ञा होती है। उदाहरण से हमने स्पष्ट किया कि जो दो वर्ण अलग अलग हैं उनको ही पास लेके आना, सन्निकर्ष करना उनका, उनको समीप लेकर के आना ही उन दोनों वर्णों की क्या होती है, संहिता संज्ञा होती है। तो ये सूत्र था हमारा संहिता संज्ञक सूत्र। तो इससे पहले हमने पढ़ा था संहिता संज्ञक सूत्र, और ये है हमारा संहिता संज्ञक सूत्र। अगला जो हमारा संज्ञा सूत्र है वो है संयोग संज्ञक सूत्र। संयोग संज्ञक सूत्र मतलब संयोग करने वाला, कि संयोग कहाँ होता है। तो संयोग संज्ञक सूत्र कौन सा होता है, वो सूत्र है हमारा हलो अनंतरा, हलोनंतरा संयोग, हलोनंतरा संयोग है।
अब देखिए स्थिति, ये सूत्र क्या कहता है, हल, हल क्या होता है हमें पता है, हल जो होता है उसका मतलब है व्यंजन वर्ण। अनंतरा, अनंतरा का मतलब होता है इसके अलावा या इसके विपरीत। तो अनंतरा का मतलब हुआ इसके विपरीत। तो हल के विपरीत क्या होता है, व्यंजन के विपरीत क्या होता है, स्वर होता है, अच होता है। तो यहाँ देखिए ये सूत्र क्या कहता है कि अचों के अर्थात स्वरों के व्यवधान से रहित हल वर्णों की अर्थात व्यंजन वर्णों की संयोग संज्ञा होती है। कि हमें क्या दिखाई नहीं देना चाहिए, स्वर दिखाई नहीं देना चाहिए। कहाँ, व्यंजन वर्णों के मध्य में। कि अचों के व्यवधान से रहित हल वर्णों की अर्थात व्यंजन वर्णों की संयोग संज्ञा होती है। तो यहाँ अनंतरा का मतलब है अच और हल का मतलब होता है व्यंजन। तो ये कहता है कि ऐसे दो व्यंजन वर्ण होंगे जिनके मध्य में स्वर नहीं होगा। तो ऐसे दो व्यंजन वर्णों की क्या होती है, संयोग संज्ञा होती है। तो ये स्पष्ट होता है कि संयोग यदि कहीं होगा तो वो सदैव दो व्यंजन वर्णों के मध्य में ही होगा, कभी भी स्वर उसमें शामिल नहीं होता है। तो दो व्यंजन वर्णों में ही क्या होता है, संयोग होता है। तो संयोग संज्ञा किन वर्णों की होगी, वो व्यंजन वर्णों की ही होगी। और ये सूत्र क्या कहता है हमारा कि अचों के व्यवधान से रहित हल वर्णों की संयोग संज्ञा होती है। तो देखिए हम इसको उदाहरण से स्पष्ट करते हैं। हमने लिखा, एक शब्द लिखते हैं यहाँ पर और फिर देखते हैं उस शब्द में ऐसे कौन से या कितने वर्ण होते हैं जिनकी संयोग संज्ञा होती है। जैसे हम वही शब्द लेते हैं, शुद्ध्युपास्य है। अब देखिए हल वर्ण अर्थात संयोग वर्ण निकालने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि जो शब्द होता है उस शब्द को हम किस में बदल लें, वर्णों में बदल लें। तो देखिए यहाँ क्या है, सु। तो सु को हम कैसे लिख सकते हैं, सु और उ, फिर आधा ध, फिर य और उ, फिर पै, फिर आ, फिर से, फिर य और फिर ए। तो ये हमारा क्या हो गया, शुद्ध्युपा से जो शब्द था उसको हमने किस में बदल लिया, वर्णों में बदल लिया। अब हम यहाँ आसानी से उन दो व्यंजन वर्णों को ढूंढ सकते हैं जिनकी क्या होती है, संयोग संज्ञा होती है। तो देखिए हमने अभी पढ़ा कि अचों का व्यवधान नहीं होना चाहिए, मतलब अच वहाँ नहीं होना चाहिए। दो ऐसे व्यंजन वर्ण देखने हैं जिनके मध्य में हमें स्वर दिखाई नहीं दे। तो यहाँ देखेंगे हम प्रत्येक दो दो वर्ण को देखेंगे। यहाँ देखते हैं हम से और उ, तो इसमें ये स्वर आ गया, तो इसका मतलब ये दोनों संयोग संज्ञक वर्ण नहीं है। उ और ध को देखें तो उ इसमें स्वर है, तो ये भी संयोग वर्ण नहीं है। ध और ये देखिए यहाँ ध आधा है, इसका मतलब स्वर इसमें नहीं है। और फिर यह भी क्या है, आगे आधा है, इसमें भी स्वर नहीं है। तो हमारे पास एक तो संयोग संज्ञक वर्ण कौन कौन से हो गए, ध और ये। ऐसे दो वर्ण हैं जिनकी क्या हो रही है, संयोग संज्ञा हो रही है। फिर आगे देखिए, ये और उ में उ स्वर आ गया, तो यहाँ संयोग संज्ञा नहीं है। उ और पै में उ स्वर आ गया, यहाँ भी संयोग संज्ञा नहीं है। पै और आ में आ स्वर आ गया, तो संयोग संज्ञा नहीं है। आ और से में आ स्वर आ गया, इसलिए संयोग संज्ञा नहीं है। से और ये, अब यहाँ देखिए यहाँ भी से आधा है और यहाँ भी ये आधा है, तो यहाँ इन दोनों के मध्य में कहीं पर भी कोई स्वर नहीं है, इसलिए हमारे पास एक ये भी संयोग संज्ञक वर्ण मिलते हैं। और आगे देखेंगे ये और ए में ए स्वर आ गया, तो ये भी संयोग संज्ञक वर्ण नहीं है। तो इस शब्द में हमारे पास ध और ये, से और ये कैसे वर्ण है, ये संयोग संज्ञक वर्ण है। यहाँ पर इन दोनों वर्णों की क्या हुई है, संयोग संज्ञा हुई है। तो दोनों व्यंजन वर्ण हैं, तो इन दोनों के मध्य में कहीं पर भी अच अर्थात स्वरों का व्यवधान या रुकावट नहीं है। तो इसलिए इन दोनों की क्या होती है, संयोग संज्ञा होती है। यही दोनों क्या है, संयोग वर्ण कहे जाएंगे। तो यहाँ पर इन दोनों की संयोग संज्ञा हुई है। इसी प्रकार एक उदाहरण और देखते हैं, अम्बुदः।
अम्बुद है, इस प्रकार का एक शब्द है। तो देखिए हम इनमें संयोग वर्ण निकालेंगे तो एक तो पहले से हम देख सकते हैं कि यहाँ मैं आधा है और आगे बै होगा, तो ये दोनों संयोग वर्ण होंगे। लेकिन अगर हम इसको और सटीकता से करें तो हम क्या करेंगे, इस शब्द को किस में बदल लेंगे, वर्णों में बदल लेंगे। अब ये स्थिति है हमारे पास। तो देखिए ए और मैं में ए स्वर आ गया तो संयोग वर्ण नहीं हुए। मैं और बै देखिए दोनों ही कैसे हैं, व्यंजन वर्ण है और इनके मध्य में कोई स्वर नहीं है, इसलिए ये संयोग संज्ञक वर्ण कहे जाएंगे, इनकी संयोग संज्ञा होगी। बै और उ में उ स्वर आ गया इसलिए संयोग संज्ञा नहीं है। उ और दै में उ स्वर आ गया, संयोग संज्ञक नहीं है। दै और ए में ए स्वर आ गया इसलिए ये भी संयोग संज्ञक नहीं है। तो इस शब्द में अम्बुदय में संयोग संज्ञक वर्ण कौन कौन से हैं, मैं और बै। तो यहाँ मैं और बै की ही क्या होती है, संयोग संज्ञा होती है। तो ये था हमारा संयोग संज्ञक सूत्र, अर्थात हलोरंतरा संयोगः, अचों के व्यवधान से रहित हल वर्णों की अर्थात व्यंजन वर्णों की संयोग संज्ञा होती है। तो ये है हमारा संयोग संज्ञक सूत्र, जिसको हमने उदाहरण से भी स्पष्ट किया है। तो ये था संयोग संज्ञक सूत्र। इसके बाद बात आती है हमारी सवर्ण संज्ञक सूत्र की। कौन सा है, सवर्ण संज्ञक सूत्र। सवर्ण संज्ञक सूत्र, सवर्ण का मतलब क्या होता है, समान होता है। तो देखिए इसका जो सूत्र है वो कौन सा है, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, ये सूत्र क्या करता है, सवर्ण संज्ञा करता है। तो प्रश्न पूछा जाए सवर्ण संज्ञक सूत्र कौन सा है, तो वो हो जाएगा तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। तो ये जो सूत्र है ये क्या कहता है, देखिए यहाँ पर एक शब्द है तुल्या। तुल्या का मतलब हो गया जो हमारे कंठ तालु आदि स्थान है हमारे, ये तात्पर्य होता है तुल्य आदि से, तालु आदि। प्रयत्न, प्रयत्न से तात्पर्य यहाँ पर है हमारा आभ्यंतर प्रयत्न, और उसमें भी यदि हम देखते हैं तो हम इस पृष्ठम को देखते हैं। तो ये क्या कहता है कि जिन वर्णों के कंठ तालु आदि स्थान एवं आभ्यंतर प्रयत्न समान होते हैं, एक जैसे होते हैं, उनकी क्या होती है, सवर्ण संज्ञा होती है। जिन वर्णों के अर्थात जिन दो वर्णों के कंठ तालु आदि उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न यदि समान होते हैं, उनकी ही क्या होगी, सवर्ण संज्ञा होती है। अब ऐसा नहीं है कि तालु आदि स्थान तो समान है लेकिन उनका अभ्यंतर प्रयत्न भिन्न भिन्न है, या फिर जिनका अभ्यंतर प्रयत्न तो समान है लेकिन उनका उच्चारण स्थान अलग अलग है, तो ऐसी स्थिति में उनकी सवर्ण संज्ञा नहीं होगी। तो सवर्ण संज्ञा किनकी होगी, जिनका तालु आदि स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न दोनों के क्या होंगे, समान होंगे, तभी उन दो वर्णों की क्या होती है, सवर्ण संज्ञा होती है। तो ये है हमारा सवर्ण संज्ञक सूत्र, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, कंठ तालु आदि उच्चारण स्थान एवं आभ्यंतर प्रयत्न जिन जिन वर्णों के समान होते हैं उनकी सवर्ण संज्ञा होती है। इसको हम उदाहरण से स्पष्ट करते हैं। देखिए ए का सवर्ण कै नहीं होता। देखिए ए का, अब प्रश्न पूछा जाए कि ए क्या ए कै का सवर्ण है, या फिर हम कहें कि क्या कै ए का सवर्ण है, तो इसको निकालने के लिए हम इस सूत्र को काम में लेंगे कि हम देखेंगे कि इन दो वर्णों के लिए हमें पूछा गया है कि क्या ये आपस में क्या है, सवर्ण है कि नहीं है। तो इसके लिए हम सूत्रों को काम में लेंगे। हम देखेंगे कि इन दोनों वर्णों के उच्चारण स्थान और इन दोनों के प्रयत्न अर्थात आभ्यंतर प्रयत्न यदि समान होंगे तब तो इनकी सवर्ण संज्ञा होगी, अन्यथा इनकी सवर्ण संज्ञा नहीं होगी। तो देखते हैं
सबसे पहले हम बात करेंगे उच्चारण स्थान की। ए का उच्चारण स्थान क्या होता है? अकु है, विसर्जनीय नाम कंठ है। तो ए का जो उच्चारण स्थान है वो कौन सा है? कंठ आता है। कै का उच्चारण देखेंगे तो वही आता है अकु है, विसर्जनीय नाम कंठ, अर्थात कै वर्ग जो होता है उसका उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। तो इनका उच्चारण स्थान तो हमें समान मिल गया, एक जैसा है। अब हम बात करते हैं प्रयत्न की। प्रयत्न की बात करेंगे अर्थात आभ्यंतर प्रयत्न की, और आभ्यंतर में हम किसको देखते हैं? अधिकतर स्पृष्टम को देखते हैं। तो यहाँ देखते हैं कि आभ्यंतर प्रयत्न इन दोनों वर्णों के क्या क्या हैं। तो ए जो होता है, इनका जो आभ्यंतर प्रयत्न होता है वो कैसा है? विवृत है। तो ए किस में शामिल होता है? विवृत, क्योंकि विवृत का मतलब क्या होता है? अच होता है। तो ए का आभ्यंतर प्रयत्न क्या है? विवृत है। और कै का आभ्यंतर प्रयत्न क्या है? स्पृष्टम है। तो यहाँ पर देखिए इनका जो प्रयत्न है अर्थात आभ्यंतर प्रयत्न वो कैसा है? वो अलग अलग है। इसका मतलब ये हुआ कि ए कै का या फिर कै ए का सवर्ण नहीं है, क्योंकि इनके उच्चारण स्थान तो समान है लेकिन इनके जो आभ्यंतर प्रयत्न है वो भिन्न भिन्न है, इसलिए ये आपस में सवर्ण नहीं कहे जाएंगे। इसी प्रकार से यदि हम करें कि कै या गे क्या आपस में सवर्ण है? क्या इन दोनों के आपस में सवर्ण संज्ञा होती है? तो देखिए निकालते हैं इसी सूत्र की मदद से। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? इन दोनों का उच्चारण स्थान देखेंगे। तो कै जो होता है इसका उच्चारण स्थान कौन सा होता है? कंठ होता है। अकु है, विसर्जनीय नाम कंठ सूत्र से। अब ये जो गे होता है ये भी किस में है? कै वर्ग में ही है। तो कै का उच्चारण स्थान, कै वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ ही होता है। तो दोनों का उच्चारण स्थान तो हमारे पास समान है। अब हम क्या देखेंगे? इनका आभ्यंतर प्रयत्न देखेंगे। तो कै जो होता है वो किस में शामिल होता है? स्पृष्टम में शामिल होता है। कै से लेकर के मैं तक के जो वर्ण होते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं? स्पृष्ट कहलाते हैं। अब देखिए कै का आभ्यंतर प्रयत्न स्पृष्ट है और गै का अभ्यंतर प्रयत्न क्या है? क्योंकि कै से मैं तक के सारे वर्ण अर्थात प्रत्येक वर्ग जो होता है वो स्पृष्ट है। तो यहाँ गै भी क्या हो गया? स्पृष्टम है। तो अब देखिए इनके उच्चारण स्थान भी समान है और इनके आभ्यंतर प्रयत्न ये भी समान है। इसका मतलब ये हुआ कि कै और गै आपस में सवर्ण संज्ञक वर्ण है। इन दोनों की सवर्ण संज्ञा होती है। क्यों? क्योंकि इनके उच्चारण स्थान और इनका आभ्यंतर प्रयत्न ये दोनों समान है। तो देखिए जहाँ दोनों समान होंगे उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न तभी उनकी सवर्ण संज्ञा होगी, अन्यथा उनकी सवर्ण संज्ञा नहीं होती है। तो ये स्थिति होती है। तो ये सूत्र था हमारा सवर्ण संज्ञक सूत्र। तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, कि जिन वर्णों के तालु आदि स्थान अर्थात कंठ तालु आदि उच्चारण स्थान एवं आभ्यंतर प्रयत्न जिन जिन के समान होते हैं उनकी सवर्ण संज्ञा होती है, जैसा हमने यहाँ उदाहरण से स्पष्ट किया। एक हमारे एक वार्तिक आता है री लृ वर्णयोर्मिथः सावर्ण्यम। देखिए क्या कहता है कि री और लृ इन वर्णों की अर्थात इन दोनों वर्णों की आपस में, मिथा मतलब आपस में सवर्ण संज्ञा होती है। ये कहता है एक वार्तिक है हमारा सूत्र, ये वार्तिक है। तो ये क्या कहता है कि री और लृ ये दोनों वर्ण आपस में कैसे कहे जाएंगे? सवर्ण संज्ञा वाले कहे जाएंगे। लेकिन देखिए इनका री जो है इसका उच्चारण स्थान क्या है? री टू रसाणाम मूर्धा। और लृ का उच्चारण स्थान क्या है? लृ टू लसानाम दंता। इनका उच्चारण स्थान कैसा है? भिन्न भिन्न है और इनका अभ्यंतर प्रयत्न समान है, विपरीत में आते हैं। तो फिर भी ये क्या कहे गए हैं? सवर्ण संज्ञक कहे गए हैं। तो ये अलग से हम इस वार्तिक को याद रखेंगे कि री लृ वर्णयोर मिथ है कि री और लृ ये आपस में सवर्ण संज्ञक होते हैं। इनका उच्चारण स्थान भिन्न भिन्न होने के बावजूद भी ये दोनों आपस में क्या कहे जाएंगे? सवर्ण संज्ञक कहे जाएंगे। और ये जो सूत्र है हमारा इसका
सूत्र है हमारा ये तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, कि जिनके तालुवादि स्थान और जिनके आभ्यंतर प्रयत्न जिनके समान होंगे उनकी ही क्या होती है, सवर्ण संज्ञा होती है। ये सूत्र है, इसलिए ये इसका निर्माण किसने किया है, पाणिनि ने किया है। और ये वार्तिक है तो इसका निर्माण किसने किया है, वररुचि ने, अर्थात जिसका नाम क्या है, कात्यायन। इन्होंने, वार्तिक किसके हैं, वररुचि या कात्यायन के हैं, और सूत्र किसके हैं, पाणिनि के हैं। तो यहाँ आपसे यदि प्रश्न पूछ लिया जाए कि सवर्ण संज्ञक सूत्र क्या है, तो वो होगा हमारा तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। और हम अलग से इसको याद रखते हैं, वार्तिक है इसलिए ये क्या कहता है कि री और लरी, ये इन दोनों की भी आपस में सवर्ण संज्ञा होती है, इनके उच्चारण स्थान दोनों के अलग अलग होने के बावजूद भी। तो इस प्रकार से ये सूत्र था हमारा सवर्ण संज्ञक सूत्र। तो आज हमने कुछ संज्ञा सूत्रों में से कुछ पद सूत्रों के ऊपर हमने चर्चा की थी। तो आगे की जो क्लास में हमारे जो बचे हुए संज्ञा सूत्र है उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।